वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज मुबारक हो। पाकिस्तान में इस वक्त ईद की क्या तैयारियां चल रही हैं, इस पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि ईद के बाद करप्शन केसेस का शिकंजा कौन से और सियासतदानों के गिर्द मजीद तंग होगा और कौन गिरफ्तार होगा। इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे शिद्दत पसंद मोदी की जानिब से ताकत का भरपूर इस्तेमाल भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को नहीं दबा सका। लेकिन पहले बात करते हैं कि आज दुनिया भर से 25 लाख मुसलमान आज़मीन ने हज का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज मुबारक हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। ख़ास तौर पर कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम पर दुनिया की जो बेहिसी है ये ख़त्म हो और कश्मीरियों की 72 साल से जारी जो आज़ादी की जदोजहद है ये पाया तकमील तक पहुँच जाए। हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी अल्लाह ताला नसीब फरमाए और दुनिया में मौजूद तमाम मुस्लिम उम्मा को यकजान और यकजुबान होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इमाम काबा इमाम अल शेख मोहम्मद बिन हसन अल शेख ने भी आज खुतबा हज में यही फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा नफ़रतों को मिटाते हुए ख़ुद को सियासी तौर पर मजबूत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि तमाम मुसलमान एक ही जिस्म के मानिंद हैं और अल्लाह ने तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई बनाया है। अच्छे अखलाक, बेहतरीन सलूक आज दुनिया की ज़रूरतें हैं। हज अदा होने के बाद कल सऊदी अरब में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद सोमवार को होगी, पीर वाले दिन होगी। लेकिन ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर हैं, अरूज पर पहुंच गई हैं। मवेशी मंडियों में ख़रीदारों की भरमार है, व्यापारी लातादाद हैं और जानवर बेशुमार। लेकिन हर किसी के अपने अपने मसाइल हैं। हमने आज ये सोचा कि अपने प्रोग्राम में आपको जो ईद की तैयारियां हैं, मवेशी मंडियों में क्या हो रहा है, कहीं ख़रीदारों को शिकायत है कि कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, इंतज़ामात दुरुस्त नहीं है, चारा महंगा है, सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, तो कहीं व्यापारियों को ये शिकायत है कि उन्हें शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कभी एंट्री फ़ीस के नाम पर तंग किया जा रहा है तो कभी स्टॉल के किराए के नाम पर उनको तंग किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर लें। एक दिन रह गया ईद में। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मवेशी मंडियों से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मवेशी मंडियों में सूरत हाल क्या है और जो लेने वाले हैं उनके क्या जो है वो झगड़े चल रहे हैं, जो बेच रहे हैं जानवर मंडियों में। लेकिन उससे पहले मवेशी मंडियों की सूरत हाल जानने से पहले हमारी जो दो रिपोर्टर्स हैं, शाइस्ता शेख हैं फैसलाबाद से और ज़रमीना सहर हमारे साथ होंगी मुल्तान से, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ईद की तैयारियों के हवाले से बाज़ारों में क्या जो रश है। सबसे पहले मैं शाइस्ता शेख की तरफ चलती हूँ जो फैसलाबाद में है। शाइस्ता, इस वक्त आप कहाँ किस बाज़ार में मौजूद हैं? ईद छोटी हो बड़ी हो, बच्चों की जो तैयारियां होती हैं, खुशियां होती हैं, वो देखने के काबिल होती हैं। अब इस वक्त बाज़ार में क्या रश है? बच्चे क्या ख़रीदने में दिलचस्पी रख रहे हैं? ख़वातीन क्या तैयारियां कर रही हैं? तो ये बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। ये सकाफती और तारीखी लिहाज से भी बड़ा मशहूर बाज़ार है और मतवस्त तबके के लिए तो बहुत ज़्यादा ये जाना और माना जाता है। यहाँ पर ख़वातीन का हमें बेजा यहाँ पे रश नज़र आ रहा है, तिल धरने की भी जगह नहीं मिल रही है। ख़वातीन भरपूर तरीके से अपनी ईद की खरीदारी कर रही है क्योंकि आज का दिन है या कल का दिन होगा जिसमें उन्होंने अपनी तमाम जो शॉपिंग है उनको फाइनल टच देना है। मर्द हजरात जहाँ पर बकरा मंडी पर जानवर लेने में मसरूफ़ है तो ख़वातीन जो है वो बाज़ारों में अपने लिए भरपूर तरीके से खरीदारी कर रही हैं। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। मेरे ख्याल में अपने से ज़्यादा बच्चों की तैयारियों पे माओं की तवज्जो ज़्यादा होती है क्योंकि ख़ास तौर पर शाइस्ता जो बड़ी ईद होती है, ख़वातीन की तो ये किचन में गुजर जाती है, मेहमान नवाजी में गुजर जाती है। तो बच्चों की क्या तैयारियां हो रही हैं बाज़ार में? जी बिल्कुल, ख़वातीन अपने बच्चों को यहाँ पर साथ लेके आई हैं। उनके लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, जूते खरीदे जा रहे हैं और बच्चे जो हैं कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। इस मौका पर उनको खिलौने भी लेने हैं। अनारकली बाजार की खास बात यह है कि यहाँ पर मतवस्त तबके के और सफेदपोश तबके अफराद के लिए जो है सस्ते सेल्स पॉइंट लगाए जाते हैं। वहाँ पर बच्चियों का काफ़ी ज़्यादा रश है कि उनको सस्ते दामों वहाँ पर चीज़ मैसर आ जाती है और बच्चों की फिर ईद भी बन जाती है। पहले तो ये होता था बच्चे सिर्फ जानवर लेने की जिद करते थे कि बकरा घर में लाना और उनकी खुशी पूरी हो जाती है, लेकिन अब तो वो कपड़ों की भी जिद करते हैं, जूतों की भी जिद करते हैं, खिलौनों की भी जिद करते हैं। इसलिए ख़वातीन कहते हैं कि बच्चे तो जिद कर रहे हैं और उनकी जिद को भी पूरा करना है। इसलिए अनारकली बाजार पर हमें काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आता है कि बच्चों की यहाँ पर भरपूर तरीके से खरीदारी हो रही है। वो अपनी माओं को जिद से या प्यार से
भी खवातीन को कोई महंगाई का कोई शिकायत है कि महंगाई बहुत है, शॉपिंग करने में भी उन्हें ज़ाहिर है अपने बजट उनका डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसी भी कोई शिकायत है खवातीन की? जी बिल्कुल, ऐसी भी शिकायत हमें देखने में आ रही हैं, क्योंकि महंगाई तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है। चाहे मसाला जात की कीमतों से लेकर कपड़ों की खरीदारी तक तमाम चीज़ें खवातीन का यही कहना है कि महंगी होती जा रही है। और स्पेशल जब ईद डेज आते हैं तो हर चीज़ जो है वैसे ही महंगी हो जाती है। दुकानदार पहले तो सिर्फ छोटी ईद पे ज़्यादा ईदी बटोरने का होता था, लेकिन अब तो बड़ी ईद पर भी अगर वो देखते हैं ना कि लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अब बड़ी ईद पर भी खरीदारी में, तो अब बड़ी ईद पर भी इसी तरह से चीज़ों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बच्चों के ड्रेसेस जिस तरह से यही लगा लो कि बड़े की किसी की शर्ट लेनी, क्योंकि उनकी कीमतें एक जैसी हो गई हैं और जिसकी वजह से फिर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन बच्चे फिर भी बस जिद है कि जहाँ पर हमें 3 सूट नहीं ला के देने, हमें 2 सूट ला के देने, लेकिन हमने अपनी ईदी खराब नहीं करनी, हमने ईद पर अपने नए कपड़े ही पहनने, क्योंकि दावतों का जरा मुल्तान चलते हैं, नहीं आना है। जरमीना सहर भी हमारे साथ है। जरमीना, आज के किस बाजार में मौजूद हैं, वहाँ क्या रौनक है, खवातीन क्या खरीद रही हैं, बच्चों की क्या शिकायतें हैं, कि ज़रा माहौल बताइएगा वहाँ का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के गुलगश के मेन मार्केट गर्देजी मार्केट में, जहाँ पर खासा रश नज़र आ रहा है। आपको पता है बकर ईद है और बकर ईद में जब मंडियों पर जो है वो बेहद रश नज़र आता है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं और सबकी यही कोशिश होती है कि हम जानवर तो खरीद लें। मर्द हजरात जो हैं वो इस टाइम मंडियों में मसरूफ़ हैं, तो औरतें जो है उन्होंने भी बाज़ारों का रुख किया हुआ है और उनका यही कहना है कि आज चूँकि ईद में एक रोज़ बाकी रह गया और बड़ी सारी चीज़ें पूरी करनी है, बच्चों की भी शॉपिंग करनी है, अपने भी खुद से और जूते लेने हैं, और उसके साथ साथ जो है चूड़ियों के स्टॉल्स पर जो है वो अच्छा खासा रश नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जरमीना आपका। अब जरा मवेशी मंडी करते हैं। फजल तवाब है हमारे साथ कोयटा से और जिशान काका खेल पेशावर से हैं। फजल, आप कोयटा की किस मवेशी मंडी में मौजूद हैं, क्या हालात हैं यहाँ पर, स्पेशली इन हालात में जब पिछले कुछ अर्से से बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि जानवर को भी नुकसान हो रहा है, ख़रीदारों का रश बहुत ज़्यादा कम हो गया था। ज़रा बताइएगा इस वक्त जब एक दिन बाकी रह गया है, मवेशी मंडियों में कुछ रश बढ़ा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, एक दिन बाकी रह गया है और वक्त जो है वो कम और मुकाबला सख्त है। और आज शाम को बारिश के बाद जो है कोयटा शहर का जो मौसम है वो भी इंतहाई खुशगवार हो गया है। मैं इस वक्त शहर के बीच में वाक़या है कवारी रोड पर मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे मौजूद है और आए हुए हैं और ईद उल अज़हा के लिए जो सुन्नत इब्राहिमी है उसके लिए जानवर खरीदने। मगर दूसरी जानिब यहाँ की जो अगर सहूलियात की बात की जाए तो इस वक्त आप भी मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई सहूलियात जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडियों में फराहम नहीं की गई है, ना ही लाइटों का इंतजाम है, ना ही कोई और इंतजाम। हाँ, मैं देख रही हूँ कि आपके पीछे काफी ज्यादा डार्क है, लाइट कोई नजर आ नहीं रही है। जिशान, आपने यकीनन फजल तवाब की बात सुनी होगी, अगर आपको उनकी भी आवाज आ रही है तो क्या पेशावर में भी ऐसी ही सिचुएशन है? महंगाई की वजह से खरीदार जो हैं वो मवेशी मंडी का रुख कर नहीं रहे हैं और इज्तिमाई कुर्बानियों की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया और यही उनका इंतज़ार था कि आखिरी दिन आ जाएंगे तो जानवरों का रेट जो है कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आखिरी दिन है, तकरीबन एक दिन रह गया है ईद में, लेकिन जानवरों का रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। और यही गिला शिकवा गाहक का है कि पूरा दिन हम मंडियों में घूमे फिरे लेकिन रेट का पूछ कर ही कुछ न बन सका और वो बगैर जानवर खरीदे घर जाने पर मजबूर है। यहाँ पर जब हमारी बात हुई गाहक से तो उनका यही एक शिकवा था कि 80,000 रुपए का जो जानवर है वो 1,10,000 और उससे जायद पर मिल रहा है। अच्छा। लेकिन व्यापारियों का अपना रोना है कि हमें माल मुश्किल महंगा मिल रहा है, इसी वजह से हम महंगा बेचने पर मजबूर है। यहाँ पर गाहक भी है, जानवर भी मौजूद है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है क्योंकि रेट पूछ कर ही वो वापस चले जाते हैं। यहाँ पर बड़े जानवर के साथ साथ छोटे जानवर भी मौजूद है। पेशावर इस वक्त हम मौजूद है रिंग रोड पर वाकया एक मवेशी मंडी में
में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं और यही उनका एक इंतज़ार था कि आखिरी दिन आएंगे तो रेट कुछ कदर कम होगा, लेकिन रेट अभी भी आसमान से बातें कर रहा है और लोगों का यही कहना है कि हमारे दस्तरस से। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि हर साल ऐसा होता है कि ज़िले की जो हुकूमत ने जो जगह मुख्तस की हैं उसके अलावा भी जो व्यापारी हैं लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से मुख्तलिफ सेलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बना लिए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है और गंदगी भी हर जगह जगह पर फैल रही है। ये मसाइल हैं पेशावर में भी, जगह जगह व्यापारियों ने अपनी मर्जी के सेलिंग पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए, इस तरह है कि हुकूमत की जानिब से 3 बड़ी मंडियाँ पेशावर के मुख्तलिफ जगहों पर कायम कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद हमें देखने को मिला है कि पेशावर शहर खुसूसी अंदरून शहर पर में ये बहुत बड़ा मसला होता है कि छोटी छोटी मंडियाँ कायम की जाती है गैर कानूनी तौर पर, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि सफाई के मसाइल पैदा हो जाते हैं और ये कुर्बानी के बाद भी यहाँ पर जो गंदगी के मसाइल है वो दर्द-ए-सर बन जाता है हुकूमत के लिए। तो हमें अब भी देखने को मिल रहा है कि पेशावर के बाज़ जगहों पर गैर कानूनी तौर पर मंडियाँ कायम की गई है, जिसमें खुसूसी तौर पर छोटे जानवरों की मंडियाँ कायम की गई है, जो रश का भी सबब बन रहा है और गंदगी का भी सबब बन रहा है और ज़िले हुकूमत की जानिब से ताहाल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में हमें नहीं देखने को मिल रही है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, ईद की तैयारियों के हवाले से हम आपको बता रहे थे। अब ईद के बाद एहतसाबी अमल की जद में कौन कौन आएगा इस हवाले से भी आपको बताएंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ज़रा ये खबरें दे रहे हैं कि ईद के बाद एहतसाब का शिकंजा बिला इम्तियाज़ सबके गिर्द मज़ीद तंग होगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मौजूदा मुल्की हालात में मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी से ये पैगाम भी, एक मैसेज दिया गया है ये भी कि एहतसाबी अमल पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दीगर रहनुमा भी गिरफ्तार हो सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का नाम सर फहरिस्त है। खुर्शीद शाह के खिलाफ जारी केस की तफसीलात हमने कल अपने प्रोग्राम में आप लोगों से शेयर की थी। ज़राए के मुताबिक खुर्शीद शाह के अलावा मुस्लिम लीग नून के अहम और सीनियर रहनुमाओं एहसन इकबाल, राना मशहूद, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी जारी जो केसेस हैं इनमें नैब ने अहम शवाहिद जो हैं वो हासिल कर लिए हैं और इन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। सवाल ये है कि वो अपोजिशन जो गिरफ्तारियों और एहतसाबी अमल को पहले ही नैब और हुकूमत का गठजोड़ और इंतकामी कार्रवाई करार देती है, वो एहतसाबी अमल के तेज़ होने का पर उसके बाद क्या बयानियाँ अपनाएगी, क्या मौक़िफ़ अपनाएगी और हुकूमत अभी तक इस तासुर को आखिर ज़ायल करने में नाकाम क्यों रही है कि एहतसाबी इदारे तो आज़ाद हैं, हुकूमत का इन पर कोई असर रसूख नहीं है। एहतसाब के इस निज़ाम से हमें हुकूमत भी बचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक के खिलाफ मालम जबा केस में भी अहम गिरफ्तारियों का फैसला होने जा रहा है। इनके खिलाफ रेफरेंस भी एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाएगा और हो सकता है कि वज़ीर दिफा को फारिग भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कितनी जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकती है, इन सब पर बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे एहतसाबी अमल बढ़ रहा है, तेज़ हो रहा है, ये परसेप्शन, ये जो तासुर है ये और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है कि शायद हुकूमत का नैब के साथ गठजोड़ है, हुकूमत के कहने पे सब कुछ हो रहा है। अब मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी के बाद ये उन्होंने तो, नून लीग ने तो एक ही जो है ना बयानिया वो अपनाया हुआ है कि पंजाब में चूँकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही थी, पंजाब के कोने कोने में जाके जलसे कर रही थी, जिसकी वजह से इमरान खान की टांगें कांप रही थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपने भी हमारे प्रोग्राम में, इसी टीवी चैनल में एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इन दोनों की बड़ी करप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स है बड़े इदारों के पास आ गए हैं। सवाल मेरा ये है कि फिर ऑपोजिशन तो क्या ये दुरुस्त नहीं कहती है कि आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि कौन गिरफ्तार होने वाला है, कौन नैब के शिकंजे में आने वाला है? ये तासुर आप लोगों के इस तरह के बयानात की वजह से आप लोग नहीं समझते ज़्यादा स्ट्रांग होते कि शायद वाकई आप लोगों के कहने पे सब कुछ हो रहा है? बहुत शुक्रिया साजिश, शादिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमें कैसे पता चल जाता है? हमें इनकी शक्लों से पता चलता है। ये आपको शक्लों से सियासतदान लगते हैं, क्रिमिनल हैं। अभी मुझे बताइए कि ये मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम किया करते थे,
अभी हर रोज उनकी फैक्ट्री निकलती है जिसके जो नाजायज कब्जे के जमीन के ऊपर उन्होंने की हुई होती है। हर दूसरे दिन, चंद दिन पहले एक जमीन उनसे वागुजार करवाई जो 1 अरब के करीब उसकी बनती है, कुछ शहर में जमीन है, कुछ बाहर है, और अभी भी उनसे एक और फैक्ट्री उनकी वागुजार करवाई। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर थे और नौकरी कर रहे थे यूएई में उकामे के ऊपर। उसी तरीके से एहसन इकबाल साहब हैं, वो यहाँ पर प्लानिंग के मिनिस्टर थे और वहाँ पे वॉचमैन की मुबैना तौर पर चौकीदार की ड्यूटी कर रहे थे दुबई के अंदर। तो इनकी जो शक्लें हैं, मैं कुछ शक्लें अल्लाह माफ करे कोई डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा, अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया होता है, लेकिन जो इनकी शक्लें, मतलब जो इनकी पॉलिटिकल शक्लें हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ इन्होंने अपने इख्तियारात को जिस नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया है, वो बच्चे को पता है कि उन्होंने करप्शन किया है। वो बात ठीक है, लेकिन ये काम जिन्होंने एहतसाब करना है, एहतसाबी इदारे हैं, नैब है, उन लोगों का है ना। जब आप लोग इस तरह कहते हैं कि इतने लोग गिरफ्तार होंगे, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सब लोग अंदर होंगे, तो ये एक जमहूरी दौर है ना, डेमोक्रेटिक दौर है, तो ये तासुर अच्छा नहीं है। शादी एक सेकंड रुकिएगा, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ी सी हमने शजरे ममनू और कोई अपने तरीके की इस मुल्क में हमने जमहूरियत बना ली हुई है, और हम आप जनाब और इन सारी चीजों में हमने अपनी तरह की जमहूरियत बना के, तो हमें लगता है जमहूरियत है। जमहूरी मुल्कों में जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो हुकूमत वक्त के इदारे और हुकूमत वक्त उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है अवाम को एतमाद में लेने की और उन्हें ट्रू पिक्चर बताने की। आप मुझे बताइए, जब हिलरी क्लिंटन के ऊपर FBI जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या उस टाइम की हुकूमत जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, नहीं बता रही थी कि क्या हो रहा है, असल में क्या सिचुएशन है? इसी तरीके से जब आज ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, प्रेसिडेंट ट्रंप पे, तो क्या गवर्नमेंट लोगों को उसके ऊपर नहीं दे रही थी कि ये क्या हो रहा है? ये पूरी दुनिया में होता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से जब एक कैदी जेल में, जो हमारी जिम्मेदारी है, जैसे नवाज शरीफ साहब है, बहुत सारे लोग ये बार बार कहते हैं जी आप उनका खाना हमें क्यों बताते हैं? और भाई इसलिए बताते हैं कि ही इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्टेट की जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया में जो इनमेट होता है, कैदी होता है, उसकी वेलबींग। बहरहाल आप माने ना माने एक तासुर जाता है जब गिरफ्तारियों से पहले आप लोग ऐलान कर देते हैं ना, सियासतदान जब ये ऐलान कर देना कि फलां बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, तो माने आप इस बात को कि तासुर जाता है कि भाई आप लोगों को कैसे पता चल गया कि फलां बंदा गिरफ्तार होने वाला। खैर, अच्छा, अब एक और बड़ा अहम मामला कश्मीर के मामले पे डॉक्टर साहब, इस वक्त बड़ी एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है। अब मौजूदा हुकूमत पे इल्ज़ाम लग रहा है, अपोजिशन लगा रही है कि कश्मीर का सौदा किया, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जो है ना वो आपने इंतशार बर्पा किया। अब ऐसे में दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? जब आप लोग अपोजिशन में थे तो नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते थे, आज वो लोग आपको मोदी का यार कह रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि जो सियासतदान एक होता है, सियासी रहनुमा होता है, ये क्यों हर सियासी रहनुमा इस कोशिश में होता है कि अपने आप को मुहिब्बे वतन जो है वो करार दे और दूसरे को गद्दार करार दे? इस ऐसे वक्त में आप दुनिया को, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मैसेज क्या दे रहे हैं? देखिए, बात ये कि शादी, तो मैं क्लियरली आपके पहले सवाल से मैं डिसएग्री करता हूँ। अब मुझे एक और PMLN MNA हैं जिनके शौहर ने बहुत सारी जमीन गैर कानूनी तौर पर कब्जे की हुई है। अब मुझे पता है उन्होंने भी किसी न किसी दिन अंदर होना है। अब आप कहेंगे आपको पहले से पता, इन्होंने काम इसी दुनिया में किए हुए, तो मार्च पे तो नहीं किए हुए। हम इसी दुनिया में रहते हैं। हमारी पार्टी जो है वो भी उन्हीं हलकों में, उन्हीं जगहों पे वोट लेके आई है, तो हमें पता है किसने क्या किया हुआ है। जब खुर्रम दस्तगीर साहब का वो पेट्रोल पंप कराया गया, तो आपको क्या लगता है वो हमें पहले से नहीं पता था उसने गिरना है? वो तो लोगों को 20 साल पहले का पता था नाजायज जगह पे बनाया हुआ है, तो फाइनली वो गिर गया। तो जो इनके कारनामे हैं तमाम के तमाम, आप मुझे बताएं ना, जेड़ा पन्नो ही लाल है ना। मैंने आपको बता दिया एहसन इकबाल, मैंने आपको बता दिया ख्वाजा आसिफ, साद रफीक साहब, ऑलरेडी आप इनका मुझे तो कल को सुनने के लिए तैयार हैं कि आप लोगों ने सारा कुछ करवाया? फिर हौसला रखें ना। हमने सारा कुछ बिल्कुल नहीं करवाया, लेकिन हमने इनकी तरह नूरा कुश्ती नहीं की। हमने इदारों को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया कि सब भी करे। आप देखिए ईद के बाद और भी बहुत सारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी होगी, उनमें से हो सकता है कुछ हमारी पार्टी के भी हों। आगे जो हम अगली बात जो मैं आपको बताता हूँ, हमने कश्मीर पे बात की। देखिए, कोई हमारी जो पार्टी है, जो हमारे लीडर है, वो किसी के यार नहीं है। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और वेल विशर हैं। ना वो किसी से पगड़ियां एक्सचेंज करते हैं, ना साड़ियां बेचते हैं, ना पर्सनल लेवल की फ्रेंडशिप बनाते हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी फ्रेंडशिप हो रही है या हुई है, इंटरेक्शन हुआ, तो पाकिस्तान के लिए। अगर अर्दगान साहब के साथ है या महाथिर मोहम्मद के साथ है, तो वो पाकिस्तान के लिए। ये तो इस कदर इन बातों में हल्के होते थे कि
कि जब भी कोई वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये अंदाजा बड़ा गलत था। जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मोदी जीत जाएगा, अगर मोदी जीत गया तो कश्मीर का मसला आसानी से जो है ना वो हल हो सकता है। ये बड़ी एक उनकी गलत फहमी थी। जी मैं बताता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए बात ये है कि ये उनकी पढ़े लिखे लोगों के लिए स्टेटमेंट थी, और मैं आपको पढ़ा लिखा समझता हूँ, मुझे नहीं पता आप उसको क्यों मिसलीड कर रही हैं। जब भी कश्मीर के ऊपर कोई भी फैसला जरा सा भी बेहतर हुआ है तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा मूवमेंट होती है, हूँ या उससे पहले हूँ। क्यों? क्योंकि वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोदी का माजी कोई भूला नहीं है। सुन तो लीजिए, गुजरात में मोदी ने मुसलमानों के साथ क्या किया था, ना आप भूले ना मैं भूली हूँ। जज्बाती हो रही है। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ। लेट्स हैव एक पढ़ी लिखी इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि उन्होंने ये क्यों बयान दी जी। उनके बयान देने का मतलब ये था, जैसे मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर बैठे हुए हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि उनके साथ पाकिस्तान बेहतर एंगेज कर सके कंपेयर टू हिलरी क्लिंटन। और ये मेरे एनालिसिस प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले की है, टेलीविजन पर आप देख सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात इसलिए कही कि अगर कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर होता तो वो कभी भी इतना स्ट्रांग ना होता और वो कभी भी इतना रिस्क ना लेता जो मोदी साहब ने ले सकते हैं, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद उनके पीछे है। कांग्रेस वाले ये रिस्क कभी भी नहीं ले सकते। तो बुनियादी तौर पर ये था उनका मसला करने का। लेकिन ये तो सामने उनका माजी तो सामने रखना चाहिए ना कि मोदी का मुसलमानों के बारे में एक हिंदू इंतहा पसंद है, उनकी क्या जो है ना वो ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं मुसलमानों के हवाले से। आप दोबारा उसको जज्बाती उसका एनालिसिस कर। आपको ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि मोदी आ गया। मैं जज्बातियों की बात कर रही हूँ, आप जज्बाती होकर इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं। खैर आगे बढ़े अब। नहीं, वो तो आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। बिल्कुल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर उनका कहना ये था कि बीजेपी की पार्टी है उसके पास ऐसी सपोर्ट है कि उनका जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो फैसला कर सकता है। मैं आज आपको प्रेडिक्ट करता हूँ कि अगर कश्मीर का कोई फैसला होना हुआ तो वो मोदी के हाथ में होगा। मोदी अच्छा बंदा है? नहीं, बहुत बुरा बंदा है, किसको नहीं पता। लेकिन बुरे और अच्छे की यहाँ बात नहीं हो रही। बात यहाँ पे ये हो रही है कि क्या उसके पास वो ताकत इंडिया में मौजूद है कि वो एक बड़ा फैसला ले सके। बिल्कुल उसके पास वो ताकत मौजूद है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि मोदी के पास वो पार मौजूद है जिसमें वो डिसाइसिव फैसला कर सके। आपको क्या लगता है मनमोहन सिंह जी कर सकते थे ये काम? हालांकि मनमोहन बहुत अच्छे आदमी थे इनके कंपैरिजन में, लेकिन वो एक वीक हेड ऑफ स्टेट थे। तो कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट मसला है, एक वीक हेड ऑफ स्टेट जो है वो उसका फैसला नहीं कर सकते। कल वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक आला इजलास हुआ ईद उल अज़हा के इंतज़ामात के हवाले से। इससे पहले भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं अपने डिफरेंट रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही थी कि क्या ख़ास इंतज़ामात हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कल कुछ ख़ास हिदायत जारी की हैं इंतज़ामात के हवाले से, जो ईद के बाद गंदगी एक हो जाती है, सिक्योरिटी के हवाले से। तो कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कि कल वज़ीर आला ने क्या अहकाम जारी किए हैं? जी शाजिया, बुनियादी तौर पर पंजाब ये चाहते हैं कि जो तमाम के तमाम इदारे हैं हमारे इस टाइम पर वो बुनियादी तौर पर एफिशिएंटली काम करें। जो हमारे इससे रिलेटेड तमाम इदारे गंदगी उठाने या आलाइशें उठाने के रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि इससे जब प्रोएक्टिवली काम नहीं होता और बहुत सारे टाइम शहरियों में इसकी अवेयरनेस भी नहीं होती तो हमें बहुत सारे बाद में मुश्किलात होती हैं। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने वीडियो लिंक पे जितने कमिश्नर्स थे उनको भी लाया गया, डिप्टी कमिश्नर्स को भी, और लाहौर की भी स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन, और तमाम लोगों को ये बताया गया कि ये जो ईद है ये खुशी का मौका है और ये शहरियों के लिए खुशी का सबब भी रहना चाहिए, ना कि उसके बाद शहरी जो है वो और मुसीबतें भुगतें। इसके साथ साथ मैं आपके तवज्जुह से शहरियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि जब आप कुर्बानी का फरीजा अंजाम दें, जो कि एक नहायत ही इंपॉर्टेंट मजहबी फरीजा है, तो उसके बाद जो आलाइशें हैं, जो भी चीजें आपने तर्क करनी है उनको फेंकना है, या तो उसको जमीन में दबाएं या उसको प्रॉपर जो जगह बनी हुई है उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए हुकूमत की तरफ से उनको वहां पे पहुंचाएं। ये ना हो कि उनको घर के सामने फेंक दें, पास वाले गटर में फेंक दें, तो उससे हम सब के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि हमने प्रोएक्टिवली इसकी तैयारी की है और एक बेहतर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आपको नजर आएगी। अच्छा, आज भी वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, नया पाकिस्तान मंजिल आसान कोई प्रोग्राम है, नाम तो ये बड़ा अच्छा है लेकिन अवाम पर तो मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये क्या प्रोग्राम है? क्या ये लॉलीपॉप है नया लोगों के लिए? नहीं, ये जो सड़कें हम बनाना चाह रहे हैं इसमें मंजिलें आसान, मतलब कि
जहां जहां पे सड़कें नहीं है दूर दराज इलाकों में, या जो जैसे हम पहले हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो फार्म टू मार्केट है, जिसमें आजकल हम काम कर रहे हैं कि फार्म टू मार्केट सड़कें बने। इसी तरीके से और बहुत सारी सड़कें हैं जो तंग हैं या जिन पे हादसा ज्यादा हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रैफिक हादसा होते हैं जिससे कीमती जानें जाया हो जाती हैं। उन तमाम चीजों को देखते हुए हम कुछ सड़कों को कुशादा कर रहे हैं, कुछ को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बिल्ड कर रहे हैं, और कुछ सड़कें जहां पे हैं नहीं उनको नए सिरे से बना रहे हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट है लाहौर से बाहर भी हो रहा है। आज वज़ीर आला साहब ने अपडेट ली। लाहौर से बाहर नहीं, पूरे पंजाब का, ये पूरे पंजाब की बात है जी। जी जी, पूरे पंजाब की बात है जी। अच्छा, लाहौर में तो सड़कें मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे सड़कें मौजूद नहीं है। अच्छा, आज मैं अखबार में खबर पढ़ रही थी कि जैसे ही ईद का मौका आता है, जो है ना, खासतौर पर जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं डॉक्टर साहब, जहाँ पे चीज़ें सब्सिडाइज मिलती हैं, वहाँ पर लोगों ने बड़ी शिकायत के अंबार लगाए हुए थे कि चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया। तो इन चीज़ों की तरफ भी तो पंजाब हुकूमत को ना ज़रा वो फोकस करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब ऐसे कोई त्यौहार आ जाए। जी, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में जब भी कोई दिन, त्यौहार, रमजान, कोई चीज आती है तो वहां पर सेल्स लगती हैं, वहां पे जो ट्रेडर्स होते हैं, वहां पे जो मिडल मैन हैं, या वहां पे जो इवन मैन्युफैक्चरर हैं, वो खुद से आगे बढ़कर लोगों के साथ तावन करते हैं। हमारा मसला ये कि हमारे अगर कोई फैक्ट्री का ओनर है, वो रमजान में 5000 बंदों को अफ्तारी तो करवा देंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें लोगों के लिए को आसानी कर दें। जो जखीरा अंदोज होगा भाई दरमियान में हमारा, वो 2 दफा उम्रे पे तो उनका दिल होगा कि वो रमजान के दरमियान में चले जाएं और वापस आ जाएं, लेकिन वो जखीरा अंदोजी को तर्क नहीं करेंगे और उससे कीमत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी तौर पर सोशल और मॉरल फाइबर जो हमारा है वो उसमें डिके हुआ है। लेकिन चेक एंड बैलेंस तो आप लोगों ने रखा है ना, प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने रखा है, जो खासतौर पर ऐसे मौकों पे गायब होती है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो है, जी 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 बिल्कुल ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स किए गए हैं कि कहीं पे भी आपको जखीरा अंदोजी या लगे कि जायज जो रेट्स है वो नहीं लिए जा रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें शहरियों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी साथ पूरी करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मोटरवे के ऊपर हमने, जो हमारे मिनिस्टर हैं फेडरल मुराद सईद साहब, उन्होंने बड़ी काविश की और उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया कि मोटरवे के ऊपर लोगों से मुंह मांगे पैसे लिए जाते थे और कई दफा वहां पे जो दुकानें हैं उनके ऊपर इंफीरियर स्टफ बेचा जाता था। तो क्योंकि मोटरवे के ज्यादातर जो एरियाज है वो पंजाब में आते हैं, तो हमने इंश्योर किया मुतलका डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर कि वहां एक रेट लिस्ट लगी हुई है। आप हैरान होती होंगी, मैं जब भी ट्रैवल करता हूं मैं देखता हूं लोग बॉदर नहीं करते, जब लोग उनसे चीजें खरीदते लोग बॉदर नहीं करते पूछने का कि ये आपने चाय कॉफी मुझे कितने की दी है। तो बहुत दफा वो रेट्स डिफरेंट होते हैं जो बाहर लगे होते हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी है एज अ सिटीजन। मैं हरगिज ऐसा नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हम सब ने मिलकर इस कल्चर को चेंज करना है। अगर कोई जो 70 रुपए का कॉफी का कप है वो आपको 90 रुपए में दे रहा है, तो उससे पूछेंगे ये डिप्टी कमिश्नर की लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है, ये आप क्यों दे रहे हैं? नहीं मान रहा तो आप उसकी वीडियो बना के हमारा जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करें, और हमारी एक ऐप भी है इस सिलसिले में, हम फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। जाते जाते तो हमें सवाल पूछना चाहती हूं मैं आपसे, और इंशाल्लाह किसी ने मुझसे कहा ये पूछना भी कि ऑपोजिशन डॉक्टर शहबाज गिल से इतना ज्यादा खौफ क्यों रहती है, क्यों चलती है शहबाज गिल से ऑपोजिशन इतनी ज्यादा? आप सियासतदानों के ट्विटर अकाउंट्स देख लें, जो बहस आपकी चल रही होती है सबके साथ, मेरा नहीं ख्याल किसी और की चलती है। तो ऑपोजिशन क्यों आपसे इतना खौफ रहती है? अच्छा, उसमें थोड़ी सी वजह शायद ये है कि मैं पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिक्स में जो लोग जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज और एज समझते, मैं उसको सब बुराइयों की जड़ समझता हूं। वो है रवादारी, आपस के रिलेशनशिप, आप जनाब, दोस्ती। वो ये होता है कि आज हम गवर्नमेंट में हैं, मैंने चंद काम इनके कर देता हूं, कल को तो हमारी गवर्नमेंट जानी ये गवर्नमेंट में बैठे होंगे तो मैंने भी काम करवाने इनसे। तो इस तरीके से पॉलिटिशियन एक दूसरे से बना के रखते हैं, एक खास हद से आगे जाकर एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। अब शाहिद खान साहब ये कड़वी गोली देना चाहते थे मेरे रूप में, तो उन्होंने ये कड़वी गोली दी। अब ना तो मुझे किसी से कोई काम होता है और ना मैं किसी का काम करता हूं, और ना तो मैंने किसी से काम करवाना है। तो मेरे तो जो दिल में होता है, हाँ, कल को भुगतना भी पड़ सकता है। क्या कह रहे? मैंने कहा कल को भुगतना भी पड़ सकता है। अब मुझे बिल्कुल पता है, मुझे इसका इदराक है कि अगर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे पाकिस्तान को अल्लाह माफी दे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इन लोगों की दोबारा गवर्नमेंट आई
तो मैं सबसे पहले पंजाब में निशाना होऊंगा। बाकी तो आप देखते हैं कि ज्यादातर दोस्त जो हैं वो उस तरीके से खान साहब का जो मैसेजिंग है वो शायद मैंने जैसे आपको बताया पॉलिटिकल लोगों की कंपल्शंस हैं। मेरी कि आप डटकर खड़े रहेंगे और अमेरिका वापस भाग नहीं जाएंगे दिल से। देखिए जी, मैं तो अपने कॉन्शियस के साथ काम कर रहा हूं। मैं पहले भी कभी अमेरिका नहीं भागा था, पढ़ने के लिए गया था, अपने रोजगार के लिए गया था। ना तो मैं यहां से कुछ पहले लूट के लेके गया था, ना इस दफा जाएगा। इधर से अमेरिका को कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, ना मकसूद हुंडी वाले के थ्रू, ना मेरे अपने अकाउंट के थ्रू। अमेरिका से इधर को आएगा जो वहां पे कुछ कमाया था। तो डट के खान साहब का मैसेज दे रहा हूं। जो मेरे लीडर ने मेरी ड्यूटी लगाई है वो खलूसे नीयत से करता हूं। जो दिल के अंदर होता है वो जुबान पे होता है। किसी को गाली गलोच नहीं करता, फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करता, एग्रेसिव हूं, एग्रेसिवली बात करता हूं। वो एक साइड है मेरी पर्सनैलिटी की। मुझे लगता है कि सच बोलना चाहिए और पूरी आवाज से बोलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इकदाम किस कदर मौसर हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, कश्मीर में कर्फ्यू का आज छठा दिन है। 6 दिन से कश्मीर में ज़िंदगी सिसक रही है। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं, अद्वियात की किल्लत का सामना है, लोग घरों में महसूर हो चुके हैं। जो बाहर निकलता है उस पर भारतीय फ़ौज पैलेट गन का निशाना बनाने में देर नहीं लगाती। लेकिन इसके बावजूद आज़ादी के जज्बे से सरशार कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकल रहे हैं और भारत का कोई भी हरबा कश्मीरियों पर असरअंदाज नहीं हो रहा है। आलमी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 5 रोज़ में सख्त तरीन कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरियों की जानिब से 100 से ज़ायद मुजाहरे किए गए, जबकि आज छठे रोज़ भी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। इन मुजाहरों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और इंडिया मुखालिफ नारे लगाए। जुलूस के शुरका हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, इंडिया वापस जाओ और इंडिया का आइन नामंजूर के नारे लगा रहे थे। इस जुलूस में बिला तफरीक बच्चे, बूढ़े, जवान और कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद शरीक थी, जबकि जुलूस पर पुलिस की फायरिंग से दर्जनों अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक भी बताई गई है। लेकिन अफसोस कि अभी भी आलमी दुनिया तक कश्मीरियों की ये सिसकती आवाज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। कल सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कश्मीर की हैसियत तब्दील ना की जाए और कश्मीर का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होगा। जबकि आज अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि कश्मीर से मुतालिक उनकी पॉलिसी अभी तब्दील नहीं हुई है। अमेरिका अभी भी कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मतनाज़े खित्ता तस्लीम करता है। दूसरी जानिब चीन ने भी पाकिस्तान को सलामती काउंसिल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की से भी हौसला अफजा जवाब मिला है। दुनिया ने भारतीय फैसले पर तशवीश जाहिर की है, लेकिन देखना यह है कि हालात का रुख हमारे हक में कब होगा और कैसे हो सकता है। आलमी दुनिया की जानिब से भारत पर अभी तक कोई सिफारती दबाव क्यों नहीं डाला गया? क्या पाकिस्तान को जो जवाबात दिए जा रहे हैं वो सिर्फ रिवायती हैं? पाकिस्तान की जानिब से मामले को अक़वाम मुत्तहिदा बिलखुसूस सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना दुरुस्त इक़दाम है, क्योंकि यही वो आलमी इदारे हैं जो दहाइयों से कश्मीर की मतनाज़ी हैसियत को तस्लीम करते आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन के अलावा दुनिया की ऐसी कितनी ताकतें होंगी जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर सकती हैं और मोदी को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर सकती हैं। इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। शाहिद साहब, इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है, भारतीय फौजियों की तादाद 9 लाख के करीब पहुंच चुकी है, कर्फ्यू नाफिज है, छठा रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग बाहर भी निकले, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज सब कुछ बंद है, कश्मीरी गोलियां खा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया आवाज़ें तो उठाना शुरू हो गई हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप समझते हैं कि दुनिया को अब भारत पर दबाव डालना चाहिए, सिफारती सतह पर ये कोशिशें तेज़ करनी चाहिए कि जो भारत ने इकदाम उठाया है 370 और 35A का, उस फैसले को वापस लेने के लिए आप समझते हैं कि दुनिया मजबूर कर सकती है भारत को? यकीनन हालात का तकाजा तो यही है कि आलमी प्रेशर हिंदुस्तान पे आना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का भी, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कश्मीर के हालात इंतहाई मखदूश हैं। बिल्कुल एक जेल खाना बना हुआ है। जब से उन्होंने ये 370 को हटाने के पहले से 1-2 दिन पहले से एक सिलसिला शुरू हो गया था। आज जुमे की वजह से थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई तो फौरी तौर पे वहाँ पे बड़ा सीवियर रिएक्शन देखने में आया
बाज़ इतलात के मुताबिक, रॉयटर के मुताबिक 10,000 का क्राउड था। BBC ने भी बताया है। हिंदुस्तान ने फ़ौरन इसकी तरदीद की और फिर मैंने देखा BBC ने एक प्रोग्राम दिखाया कि इंडिया कहता है कि वहाँ कोई मुजाहरा नहीं हुआ और साथ में वो वीडियो चल रहा था कि वहाँ पे क्या किस कम का मुजाहरा हो रहा है। वो है कि BBC ने इंडिया को बिल्कुल झुटलाया। बिल्कुल। और हकीकत भी ये है और मेरा अंदाज़ा ये है कि अब आने वाले दिनों में ये मुजाहरे ज़्यादा शदीद होते जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कर्फ्यू का सिलसिला जो है मौजूदा सूरत में बहुत दिनों तो नहीं चल सकता, वो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन तो होगी और उसके साथ ही हम देखेंगे कि मुजाहरे ज्यादा शदीद होंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ गंभीर होगी, जज्बात है और नफरत है और साहब हमेशा हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकलना चाहिए, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस इदारे की अहमियत को आखिर भारत क्यों मानेगा जब अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के मना करने के बावजूद, इनकार के बावजूद इराक पर हमलावर हुआ, अफगानिस्तान पर कई ममालिक ने हमला किया, फिर इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जो बर्बरियत है, जारियत है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब ऐसे में बड़े बड़े ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के अहकामात की धज्जियां उड़ा चुके हैं, भारत क्यों मानेगा अक़वाम मुत्तहिदा के अहकामात को? ये तो है कि यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड या जो आलमी रिकॉर्ड है वो ऐसा ही है जैसे आपने जिक्र किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त मनमानी होती है, हर वक्त कानून की खिलाफ वर्जी होती है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं दुनिया के जो कि मुज़ाकरात के ज़रिए से या यूनाइटेड नेशंस के तरीके से हल किए गए हैं। इस बारे में हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ये एक दुनिया का वाहिद एक ऐसा सियासी इदारा है जिसके पास इख्तियारात हैं, यानी उसके रेजोल्यूशन जो हैं उनमें कोई इफेक्टिवनेस है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है उस वक्त फेल होती है जबकि 5 परमानेंट मेंबर जो हैं आपस में एग्री नहीं करते हैं। जब वो एग्री कर लेते हैं तो वो फ़ाल हो जाती है। मिसाल के तौर पे 1965 की जंग इंडिया पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन पास होने के 24 घंटे के अंदर जंग बंद कर दी, क्योंकि 5 मेंबरों ने इत्तेफाक ये किया, जो परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो है। तो देखिए, अब पहले तो ये हम देखते थे कि इस कदर कुछ हालात ख़राब थे कि दुनिया की लाताल्लुकी एक कम की कश्मीर इशू से हो गई थी कि एक साबिक़ UN सेक्रेटरी जनरल ने, तो मुझे याद है कोफी आनन ने इस्लामाबाद में शायद 2005 में आन के कहा था कि यूनाइटेड नेशंस के कश्मीर रेजोल्यूशंस आर ऑब्सोलीट, यानी कि बिल्कुल वक्त उनका गुजर चुका है, दे हैव लॉस्ट देयर वैलिडिटी। लेकिन अब आज आप देखिए UN सेक्रेटरी जनरल ने ये बयान दिया है कि जो कश्मीर में बहुत तशवीश का इज़हार किया और इंडिया के जो मुजालिम है उसका भी जिक्र किया और ये भी कहा कि कश्मीर का मसला जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर और उसके रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल होना चाहिए। पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। आखिरी सवाल मेरा शाहिद अमीन साहब, चीन ने पाकिस्तान के सलामती काउंसिल जाने के मौक़िफ़ की तायद की है। पाकिस्तान और भारत दोनों चीन के दोस्त हमसाया ममालिक हैं। अब चाइना किस लिहाज से भारत पर दबाव डाल सकता है? चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है कि भारत अपना फैसला वापस ले? देखिए, भारत को ज़बरदस्ती कुछ कराना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि प्रेशर जो है अपनी जगह मेंटेन करना चाहिए और डिप्लोमेसी इज़ ए पेशेंट गेम। इस वक्त फौरी तौर पे जो इशू ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला उठाया जा रहा है और उसकी कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़ते हैं तो और एक जंग का खतरा होता है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये सारी दुनिया के अमन को खतरे में डाल देगा। तो चुनाचे इस बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस मसले को टेकअप करेगी और गालबन कोई उम्मीद अफजा उसका नतीजा निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शंख साहब हमारे साथ थे। और नाज़रीन, हमारा आज का एडिटोरियल वो ये कि हुकूमत की जानिब से एक और खुश आइंद और एक मौसर इकदाम उठाया गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर से मंसूब यौम आज़ादी का नया लोगो जारी कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है और इस हवाले से कश्मीर से मंसूब करने वाला लोगो भी जारी किया गया है। लोगो में सुर्ख रंग से कश्मीर लिखा गया है, जो कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को जाहिर करता है, जबकि लोगों के गिर्द जो सुर्ख रंग है उसकी लकीर कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे और मजालिम की निशानदही कर रही है। लोगों में पाकिस्तान का झंडा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का अज़्म लिए लहरा रहा है, जबकि कश्मीर की आज़ादी के लिए हर हद तक जाने के जज्बे को खून की सुर्खी से उजागर किया गया है। हम इस इक़दाम को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। इससे पहले मुश्तरका इजलास में जोरदार नारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज श्रीनगर के कर्फ्यू ज़दा मोहल्लों और गलियों के हर घर तक जरूर पहुंच गई होगी
और कश्मीरी अवाम का यकीन भी बढ़ गया होगा कि उनकी खातिर पाकिस्तानी अवाम भारत के साथ मरने मारने लड़ने पर हर तरह के लिए तैयार हैं, बल्कि कदम भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। हमारी आपसे भी दरख्वास्त है कि इस बार जश्न आज़ादी पर अपने घरों पर जब आप पाकिस्तानी झंडे लहराएं तो उसके साथ साथ कश्मीर का झंडा भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक ना एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मेरी मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।